वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हम लोग 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो। जिसको भी पीडीएफ चाहिए बहुत आराम से मिल जाएगी। ये है हमारा ग्रुप, बढ़िया से ज्वाइन करो, अपना बढ़िया से काम निपटाओ, सारी चीजें करो, कोई समस्या नहीं है, इसी में से कर सकते हो। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं आपसे अब करंट अफेयर्स की जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लोगे तब भी फायदा हो जाएगा आपको, उस पे भी सारी चीजें अवेलेबल है, वो भी कर सकते हो। बाकी ये है हमारे आज के 5 करंट अफेयर्स। मदुरई बेंच, मदुरई कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु क्या, चेन्नई क्या याद करोगे, सीधा तमिलनाडु ही याद कर लो। सेकंड आर्टिकल है फिर उसके बाद लायन की कंजर्वेशन के ऊपर, फिर एहोबिलंस इकोसिस्टम, आकाश तीर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अग्नि प्राइम। ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स आपको प्रीलिम्स के लिए याद करने होंगे, दोनों ही वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो देखो भाई, सबसे पहला आर्टिकल है हम लोगों का मदुरई बेंच, क्योंकि अभी मदुरई बेंच जो है, जो कहाँ बैठी है, मद्रास हाई कोर्ट, मतलब तमिलनाडु के हाई कोर्ट में। उन्होंने उनको यहाँ पर PIL जो होती है ना, पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि लोगों की जनहित याचिका जिसे हम कहते हैं, वो सुनवाई का अधिकार मिला है। मदुरई पीठ को सभी प्रकार की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई का अधिकार दिया गया है। ठीक है, वहां पे पूरा उनको मिल गया, मदुरई बेंच को, मद्रास हाई कोर्ट की। ठीक है, वहां पर उन्होंने अब बेंच को, मतलब बेंच इन द सेंस, बेंच का मतलब क्या होता है जो उसमें, और जैसे मद्रास हाई कोर्ट है, मैं आपको समझा देती हूँ बेंच और क्या होता है, ये फर्क इसमें। बेंच होता है, एक तो होता है हमारा जो मेन हाई कोर्ट है उस इलाके में, ठीक है, वो है मद्रास में। मद्रास की एक बेंच बैठती है मदुरई में। जैसे अगर मैं बात करूं आपको यूपी की, तो यूपी का मेन हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, लेकिन उसकी एक बेंच कहाँ बैठती है, उसकी बेंच बैठती है लखनऊ में। तो इस तरीके की मदुरई बेंच को जो है वो अधिकार मिल गया कि वो PIL जो है वो सुन सकता है। और ये अधिकार दिया किसने, उसके खुद के स्टेट के हाई कोर्ट ने। ठीक है भाई, वहां के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये रिवाइज पिटीशन यहाँ पे अलाउ कर दी है। इस पे काफी सारे लोग अग्री भी करे थे, कई लोगों ने इस पे विद्रोह भी किया है कि उनको PIL सुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि भाई प्रिंसिपल सीट जो है वही सब कुछ देखती है। प्रिंसिपल सीट का मतलब है जो मेन वहाँ पे हेड कर रहा है वही यहाँ पर सब कुछ देखता है कि कौन किसके अंडर यहाँ पर किस तरीके से होना चाहिए, तो वही कंक्लूजन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल छोटा सा बस तो यही था, मुझे आपको बताना था कि ऐसा हुआ है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको PIL के बारे में समझा दूं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका अर्थ क्या होता है और ये क्या काम करती है PIL, ये क्या क्या इसमें चीजें आती हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अर्थ होता है जनहित याचिका, जो कि अमेरिका से लिया हमने। ये भारत के संविधान में नहीं लिखी हुई थी कहीं पर भी, ये हमने कहाँ से ली है, हमने ये समझा। एक तरीके से जनहित याचिका जो है ना, वो सार्वजनिक हित की रक्षा या उसको लागू करने के लिए दायर की गई एक प्रकार की याचिका जो है वो रहती है। भारतीय कानून में लिखी हुई है, या हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई। ठीक है, मानव अधिकारों को, समानता को देना, ये अमेरिका के न्याय शास्त्र से हमने ली है। और ये सिर्फ सर्वोच्च या उच्च न्यायालय ही कर सकते हैं जनहित याचिका को। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो कर सकते हैं, हाई कोर्ट की जो बेंच बैठी है वो भी इसको कर रही है, तो ये मेन बात है। ये रिट नहीं है, रिट्स अलग है। जनहित याचिका आम जनता के लाभ के दायरे के लिए की जाती है। ठीक है, भारत के जो है जनहित याचिका जो है एक, मतलब जैसे कोई प्रदूषण को लेके, आतंकवाद को लेके, सुरक्षा को लेके, सड़क के लेके, निर्माण संबंधी, सामाजिक परिवर्तन, गरीबों के लिए, ताकि सभी लोगों को यहाँ पर प्रॉपरली मिल सके, एक तरीके से प्रॉपर सबको हर चीज यहाँ पर मिल सके। संविधान मतलब जो हमारे शोषित और वंचित समूह है उनको भी यहाँ पर पूर्ण रूप से सारी चीजें मिल सके, उसे हम कहते हैं यहाँ पर जनहित याचिका, जो कि भारत में लाई गई थी। जनहित याचिका के जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत में जनक जो है जनहित याचिका के, वो कहा जाता है जस्टिस PN भागवत को। ठीक है, याद कर लीजिएगा इस पूरे को। चलो आगे बढ़ते हैं साउथ अफ्रीका के ऊपर। साउथ अफ्रीका ने अपने पूरे के पूरे कंट्री में लायन का ट्रिहम्प हासिल कर लिया है। लायन का ट्रिहम्प का मतलब क्या होता है?
लायन को जो है लायन की कंजर्वेशन के ऊपर जहां पर पूरे स्टेप्स ले लिए हैं, लायन को कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। आप जानते ही हैं साउथ अफ्रीका कहाँ पे है। तो उस तरीके से लायन कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे स्टेप्स लिए गए हैं लायन को बचाने के लिए। साउथ अफ्रीका कैपिटल केप टाउन और बाकी भी और कैपिटल्स हैं इनकी, वहां पे ये बोल्ड मूव लिया है 3 अप्रैल 2024 को। जो अफ्रीका के मिनिस्टर एनवायरनमेंट के, जिनका नाम है बारबरा क्रीसी, उन्होंने शेर की बंदी प्रजनन को समाप्त करने की घोषणा की थी। ट्रॉफी शिकार, पारंपरिक चीनी चिकित्सा में बाघों को विकल्प के रूप में हड्डियों का उपयोग करना, ये सब चीजों के लिए उन्होंने ये सब बंद कर दिया था कि भाई ये सब जो चीजों के लिए आप टाइगर्स का इस्तेमाल करते हो वो बंद हो जाएगा। जो भी ऐसे फार्म जहाँ पे शेरों को पाला जाता है, उनके मालिकों को प्रतिबंध करने होने से पहले स्वेच्छा से इस फार्म को हटने और व्यवसाय मॉडल को बदलने के लिए 2 साल का समय उनको दिया है। ये सब उन्होंने सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग किया। तो आपको ये चीज याद रखने की कहाँ पे किया गया है, डिटेल में चलो नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा, पर मेन बात है आपको ये चीज याद रखने की ऐसा हुआ है। उन्होंने अपनी एक मिनिस्ट्रियल टास्क की एक टीम भी बनाई थी, हाई लेवल पैनल बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने पूरा शेरों के ऊपर, पहले उन्होंने एलिफेंट, लायन, लेपर्ड सबके ऊपर देखा है कि भाई हम लोग यहाँ पर उनका प्रबंधन कैसे, प्रजनन कैसे, शिकार और व्यापार, हर चीज के ऊपर उन्होंने चेक करा है कि उसका पूरा डेवलपमेंट कैसे रहेगा। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पूरे पूरे स्टेप्स लेने की पूरी पूरी कोशिश करी है कि हम इस तरीके से रखने वाले हैं। कंट्रोवर्सी काफी चल रही थी कि साउथ अफ्रीका में जो बंदी करके लायंस रखे जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, जंगली शेरों की तुलना में अधिक बंदी शेर है, उनकी संख्या 3500 से भी ज्यादा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने भी ये बोला था कि अफ्रीका में ये चीजें हैं तो बड़ा थ्रेट है, उनको खतरे में जा रहे हैं, मानव और वन्य जीव का संघर्ष बहुत हो रहा है। तो इस चीज के लिए वहां पर उन्होंने ये स्टेप लिया है कि अब जो बाघों का इस्तेमाल किया जाता है इन फार्मों में, उनको यहाँ पर रोका जाएगा। तो ये काफी बड़ी उनकी चीज है। ये रिपोर्ट एमटीटी की भी आई थी। बस एक मतलब छोटा सा आर्टिकल आपको मुझे समझाना था। अब मैं आपको थोड़ा बहुत अगर साउथ अफ्रीका के बारे में बताऊं कि साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है, अफ्रीका में पड़ती है, साउथ में आती है बिल्कुल। और ये जो कंट्री है, इसके अभी प्रेसिडेंट है साइरल रामाफोसा। इसकी 3 कैपिटल्स हैं, एक तो है केप टाउन, और दूसरी है प्रिटोरिया, और तीसरी है ब्लूमोफोंटीन। लेकिन उसकी लार्जेस्ट सिटी जोहानिसबर्ग है। मेरे हिसाब से आपने उसका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, बायोडायवर्सिटी खूब है, बढ़िया है जगह, बहुत डायवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, अच्छी खासी पॉपुलेशन भी रहती है। भारत में ब्रिक्स के अंदर साउथ अफ्रीका भी हमारा हिस्सा पड़ता है ना। ब्रिक्स के अंदर इलेक्शंस वहाँ पे रेगुलरली होते हैं। जो वो बात अलग है कि ब्लैक साउथ अफ्रीकन को उतना ज्यादा पावर नहीं दी जाती है, मिडिल पावर में आती है भारत की तरह ही। G20 का भी हिस्सा है, HDI में भी आती है। इवन वहां पर सेम सेक्स मैरिज भी अलाउड है। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा इसके बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ। एहोबिलांस इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, ये क्या चीज है? अब हो क्या रहा है कि अभी बहुत जबरदस्त गर्मी होती जा रही है, आपको भी पता है अप्रैल चल रहा है, पर फिर भी मेरे को तो ऐसा लग रहा है मई वाली गर्मी आ रही है। तो भाई गर्मी बहुत जबरदस्त हो रही है। तो तीव्र गर्मी की स्थिति में जो वन विभाग है और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम का जो इलाका है, वहां पर उन्होंने आंध्र प्रदेश में अहोबिलम, अहोबिलम एक जगह का नाम है, ठीक है, अहोबिलम एक प्लेस का नाम पड़ता है। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। नल्ला मल्ला फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पे अलग अलग टेम्पल्स बने हुए हैं, बहुत अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, वहां पर उसमें जो है बहुत जबरदस्त गर्मी की स्थिति के कारण मंदिर में आगंतुक को जो होते हैं ना, जो वहां पर आने वाले लोग हैं, जो विजिटर्स हैं, उनके आने पर रोक लगा दिया, जो कि जंगली जानवरों की आवाजाही को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस पे रोक लगा दिया। भाई कोई भी आप, क्योंकि आप लोग आएंगे तो वहां पर खाना पीना भी होगा लोगों का, तो उनपे जो भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होती है, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, लोग आते तो खाता खाना पीना भी होता है, प्लास्टिक हो गया, सैशे हो गया, वाटर कप्स हो गए, टी कप्स हो गए, सब कुछ बैन कर दिया। ठीक है, ओवरनाइट नाइट स्टे, जो रात रात भर रुकते हैं, वो सब रुक दिए, ताकि आसपास जो वहां पे जंगली जानवर रहते हैं वो मूवमेंट अपनी कर सके। एनिमल सेक्रीफाइस, जैसे बलिदानों वाली जो चीजें होती है, जो कि श्राइन में किया जाता है, मंदिर इसी के लिए प्रसिद्ध है कि पशुओं की बलि दी जाती है, वो भी रोक दिया। दर्शन की टाइमिंग्स इन्होंने यहाँ पर भक्तों को श्री श्री अहोबिला मठ की पदापिठी जो मंदिर का प्रबंधन करते हैं, उनके साथ विचार करके सूचित किया जाएगा। अब इसकी टाइमिंग्स हमारे पास नहीं आई है, तो पब्लिक को बोला है कि ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। तो मेन यहाँ पर इसमें आपको ये मैं समझाना चाहती हूँ कि इसके अंदर हमारा जो आर्टिकल है
उसमें ये जो वर्ड है अहोबिलम, ये वर्ड न्यूज में है कि अहोबिलम कहाँ पे लोकेटेड है। अहोबिलम नलामला फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, और ये ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा है, जो हमारे ईस्टर्न घाट है उसके हिस्से में ये पड़ता है, जो कि नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा पड़ता है। नलामला जो फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश के, ये पड़ते कहाँ है, ये नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा पड़ता है। ठीक है भाई, समझ गए। तो ये है इस तरीके से। वहां पर जो है फेस्टिवल्स भी होते हैं, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर, वहां पर यूनेस्को अपने अपने फेस्टिवल्स मनाता है। वहां पे परुवेता मॉक हंटिंग एनिमल बोला जाता है कि भाई कृत्रिम शिकार उत्सव वहां पे जो मनाया जाता है, ये श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल जो अहोबिलम आंध्र प्रदेश में बना हुआ है वो किया जाता है, जिसमें ठीक है ये सब जो है गर्भगृह से देवता को 40 दिनों के लिए अहोबिलम के आसपास 32 चेंचू आदिवासी बस्तों में ले जाया जाता है, आध्यात्मिक यात्रा कराई जाती है। तो ये था आपका छोटा सा एक आर्टिकल था, बेसिकली मुझे ये समझाना था कि कहाँ पे क्या चीजें होती हैं, किस किस इलाके में क्या क्या चीजें हो पाती हैं, क्या क्या वहां पर परफॉर्म किया जाता है श्रद्धालुओं द्वारा, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। ज्यादा बड़ा तो आर्टिकल नहीं था, छोटा सा था, पर फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया इस पे होना चाहिए कि किस तरीके से है। ठीक है। अगला आर्टिकल आता है प्रोजेक्ट आकाश तीर, जो कि हमारी इंडियन आर्मी द्वारा बनाया जा रहा है। अब ये क्या है, इस प्रोजेक्ट आकाश तीर में क्या चीज की जाएगी, अब हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में प्रॉपरली स्टडी कर लेते हैं। प्रोजेक्ट आकाश तीर, ये प्रोजेक्ट एयर डिफेंस कंट्रोल को ऑटोमेट कर देगा, ऑटोमेटिकली करेगा। इंडियन आर्मी ने इसको स्टार्ट करा है ताकि डिफेंस को और बेहतर किया जा सके। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये हमारी आत्मनिर्भरता की ओर है। ये एयर डिफेंस कंट्रोल होता है ना, एयर में जब कुछ चीज चल रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए बनाया गया। ठीक है। अब ये जो बनाने वाली है वो हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद ने बनाया है, जिसके अंदर एयर डिफेंस के पूरे कंट्रोल को सेल्फ डिफेंस के रूप में कंट्रोल किया जाएगा। नाम है उसका प्रोजेक्ट आकाशदीप। ठीक है भाई, ये एक इनिशिएटिव है एयर डिफेंस कंट्रोल के लिए, और इसी में ही अब आज के टाइम पे हमारी इंडियन आर्मी ने 2024 को एक कैसा ईयर डिक्लेयर किया है, प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष, मतलब कि ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकली एब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इसमें की जाएंगी, तो इसी में एक उसी का एक पार्ट है आकाशतीर प्रोजेक्ट, ताकि एयर डिफेंस कंट्रोल को ऑटोमेट किया जा सके। बीईएल ने स्टार्ट करा है ताकि आर्मी का एयर डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग हो सके, रडार कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को एक कंट्रोल करके अवेयर्ड सिचुएशन में यहाँ पर लेके आया जा सके, और ये भी पता चले कि हमारे जो शत्रु है वो कहाँ पर है, किस तरीके से है, और हमारा कौन सा एयरक्राफ्ट फ्रेंडली और कौन सा एनिमी है। ठीक है। तो ये मोबिलिटी और रेजिलियंस, गतिशीलता के लिए जाना जाता है, लोचशीलता के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये पूरा उसके लिए बनाया गया। आकाश तीर पूरा बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारी आर्मी के लिए, काफी बढ़िया और बड़ा चीज यहाँ पे की है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को भी आपको याद रखना है। इनिशिएटिव क्या है, इसने डिजिटलाइज पूरी चीजों को कर दिया है, फ्यूचर में भी और इसमें चेंजेस करके इसको और बेटर बनाया जाएगा। कमांडर्स इसको और एक्सप्लोर करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, तब इसमें जो कमियां हैं गलतियां हैं वो और पता चलेंगे, उनको और ज्यादा सुधारा जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स याद रखना है। एयर, इसको ग्राउंड डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड बेस्ड है, पर चलता है ये एयर में, ग्राउंड से इसको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि सिक्योरिटी चैलेंज को कंट्रोल कर सके। तो छोटा सा ये भी आर्टिकल है, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स परस्पेक्टिव। प्रीलिम्स के हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट आपके लिए एग्जाम में सीधा सीधा न्यूज में आ सकता था। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कमांड और कंट्रोल की हेल्प से रडार और इन सब सिस्टम को इंटीग्रेट करके सारी चीजें कंट्रोल में लाई जाए। लास्ट आर्टिकल है हमारा अग्नि प्राइम। अग्नि मिसाइल्स के ऊपर कई बार यूपीएससी यूपीपीसीएस और बाकी एग्जाम्स ने क्वेश्चन पूछा है, वैसा ही एक और क्वेश्चन अब अग्नि प्राइम के ऊपर है। 2 स्टेज मिसाइल अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन की एक है, सरफेस टू सरफेस ही लॉन्च होती है। मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, डीआरडीओ ने बनाई है। इसकी परफेक्टली यहाँ पर जो अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा में, वहां से इसकी परफेक्टली देख ली गई है, सक्सेसफुल हो गई है। 1500 किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है, अग्नि प्राइम, तो इसको सेकंड टाइम पूरी तरीके से लॉन्च करके टेस्ट किया गया है। ठीक है भाई, ट्रायल वगैरह किए गए थे, ट्रायल में इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल रिलायबल रही, सही रही। अभी इसकी ट्रायल्स अभी चली रही है। ठीक है,
डीआरडीओ डिजाइन किया है, लेकिन बनाने वाली जो है वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। 11,000 किलो का इसका वेट अग्नि प्राइम का, जो कि 3 अप्रैल को ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, इस टेस्ट को परफॉर्म करते ही इंडिया कौन से मिशन का पार्ट बन गया? इंडिया उस मिशन का पार्ट बन गया, दिव्यास्त्र मिशन का पार्ट, जो कि पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ऐसी कंट्रीज का ग्रुप है दिव्यास्त्र, जो कि एक अच्छी और बहुत लंबी रेंज की मिसाइल्स बनाने में कैपेबल है। तो इस टेस्ट का अभी ट्रायल चल रहा था, पहले भी इसका ट्रायल हो चुका है, ये सेकंड ट्रायल है, प्री इंडक्शन ट्रायल इसको कहते हैं। तो ये सारे ट्रायल के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हुए 1500 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल कैरी आउट हो गई है। तो इंडिया उस ग्रुप ऑफ नेशंस में सिलेक्ट हो गया जिनके पास इस तरीके की मिसाइल्स हैं। ठीक है, तो ये MIRV इस तरीके की मिसाइल है जो कि 1500 किलोमीटर तक जा सकती है। और ऐसे ही हमारे इंडिया में ऑलरेडी अग्नि की मिसाइल्स आ चुकी हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि 5 सबसे बेस्ट इसमें मिसाइल है, जो कि बेस्ट इन द सेंस की बहुत लंबा रेंज कवर कर सकती है। तो ये भी बैलिस्टिक क्रूज नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 5,000 किलोमीटर तक का सफर कर सकती है। मतलब कि आप यहाँ से करोगे, अगर आप इंडिया से करते हो तो ये इंडिया कॉन्टिनेंट तक क्रॉस कर सकती है। मतलब खैर अभी इंडिया के हिसाब से तो ये कॉन्टिनेंट क्रॉस नहीं कर पाएगी, इंटर कॉन्टिनेंटल कह सकते हैं इसको। तो इतनी इसकी रेंज है 5,000 किलोमीटर तक की, और ऐसा बोला गया 5,000 तक के लिए तो इसको बनाया गया, बट एक्चुअली में इसकी स्ट्राइकिंग में उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट फायरिंग की है, अग्नि 5 की भी की है और अग्नि प्राइम की भी की है। तो इस तरीके से इंडिया डिफेंस के मामले में स्ट्रांग हो गया। प्रोजेक्ट आकाश तीर भी स्टार्ट किया। तो देर आर सो मेनी प्रोजेक्ट जो कि डीआरडीओ परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। तो ये थे हमारे आज के 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आज हम लोग लास्ट इसमें क्वेश्चंस करेंगे, 2 और क्वेश्चंस करके वीडियो कंप्लीट करते हैं। अभी ये क्वेश्चन जो है साउथ कोरिया का रीसेंट न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, ये रिसेंटली परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट है साउथ कोरिया का, जो कि नॉर्थ कोरिया से सेपरेट हो चुका है। तो उन्होंने उनके एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है K-STAR। उन्होंने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर न्यूक्लियर फ्यूजन परफॉर्म किया, जो कि पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, साइंटिस्ट ने यहाँ पर परफॉर्म किया है कि उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर करा है। तो ये न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसमें आप पढ़ सकते हो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। आपने अगर न्यूक्लियर फ्यूजन से क्लीन एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल रहेगा। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, बट ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें मिस्टेक है। ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आप पढ़ सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट जो है साउथ कोरिया में हुआ है, ITER टेक्नोलॉजी का यूज करके नहीं हुआ है। तो ये था क्वेश्चन, अभी रिसेंटली ये इंफॉर्मेशन आई थी तो उसके लिए आपको बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, एक इनिशिएटिव जो कि सारा इनिशिएटिव है, SARAH, सारा इनिशिएटिव, जो कि किसने स्टार्ट किया है? जो कि WHO ने यहाँ पर स्टार्ट किया है। ठीक है, अब फुल फॉर्म देख लेते हैं सारा की। सारा की फुल फॉर्म एक टूल है, एक्चुअली में AI प्रमोशन टूल है, जिसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंस फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए स्टार्ट किया गया है। तो तीनों ही वैसे तो स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, 8 लैंग्वेजेस में काम करता है। किसी भी डिवाइस पे आप 24/7 कभी भी किसी भी हेल्थ टॉपिक पे इस पे हेल्प ले सकते हो, 8 लैंग्वेजेस में है। मेजर मेजर हेल्थ टॉपिक होता है ना, कि क्या हेल्थी हैबिट्स अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ कैसे कंट्रोल करके रखना है, और कैंसर, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, डायबिटीज पे भी ये काम करता है। तो ये AI हेल्थ प्रमोशन टूल है, जो कि आप अपने फोन में, अपने लैपटॉप्स में इंस्टॉल करके हेल्थ के ऊपर AI टूल की हेल्प से जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो इजिली यहाँ से ले सकते हैं। तो ये उस प्रकार से इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। ठीक है भाई, WHO ने इसको जो स्टार्ट करा है वो इसीलिए किया है ताकि एवरीबडी कैन हैव द AI चैटबॉट के थ्रू आप इजिली जो भी हेल्थ के चीजें होते हैं ना उनको आप इजिली जान सकते हो यहाँ से। तो ये इनिशिएटिव इस तरीके से एक अभी रिसेंटली स्टार्ट किया ताकि हेल्थ की एक जर्नी बेटर हो सके। फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है, किसने स्टार्ट किया और क्या काम कर सकता है ये पूछा जा सकता है। और आज का क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसा ही है कि अगर कहीं पर भी न्यूक्लियर फ्यूजन परफॉर्म किया जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? बेनिफिट्स, पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ
न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि देखो जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सबसे एक हेल्दी ऑप्शन है एनर्जी जनरेट करने का, क्योंकि इसमें कोई कार्बन एमिशंस नहीं होते। जब भी ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसके जो बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं ना, वो बहुत स्मॉल अमाउंट्स में हीलियम, जो कि इनर्ट गैस है, जो कि इजीली रिलीज की जा सकती है, हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करेगी। तो इस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली और सेफ एनर्जी का सोर्स हो जाता है अगर कभी भी हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। तो ये हेल्प कर सकता है बहुत सारी लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो वही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स, कंप्लीट कीजिएगा इनको, परमाणु संलयन के बारे में भी पढ़िएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।